मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। मैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। ये स्थानीय निकाय से जो काउंसिल बनते हैं, मैं उन्हीं से जीत के आया हूँ, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि वोट करते हैं। मेरा कंस्टिट्यूंसी 3 डिस्ट्रिक्ट का कंस्टिट्यूंसी है और ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर का एरिया है, जिसको सहरसा बोलते हैं। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें कॉम्प्राइज हैं। और ये कोसी का इलाका है। कोसी नदी की बाढ़ आती है, आप लोग भी बिहार को जानते होंगे तो कोसी के बारे में आपने सुना होगा। और ये एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार है और छोटी सी जगह है। मेरा इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वैसे तो बिहार भी पिछड़ा हुआ है और बिहार के पिछड़ने के कई रीजन्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल और ढेर सारे रीजन्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो इलाका है ये सुदूर नॉर्थवर्ती क्षेत्र होने के कारण कई डिस्टर्बेंस, बाढ़ और सुखाड़ से ये झेलता रहा है। और जो डेवलपमेंट हुए हैं वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारा इलाका पीछे छूट गया है बिहार के अन्य जगहों की तुलना में। जो पटना से नज़दीक के इलाके हैं वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा दिखेगा नेचुरली, और हमारा सुदूरवर्ती इलाका है तो वहाँ डेवलपमेंट भी कम है। लेकिन वहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं, काफ़ी काम करते हैं। कृषि प्रधान हमारा एरिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अब हुआ है, लेकिन फिर भी आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हमारे यहाँ टचवुड आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, हिंदू मुसलमान का कोई टेंशन नहीं हुआ है। सामाजिक सौहार्द का बहुत अच्छा वातावरण हमारे यहाँ है। देखिए, सबसे पहले तो इस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं उनको थैंक्स देता हूँ, और ख़ास करके हमारे बिहार के जो चेयरमैन साहब हैं हमारे विधान परिषद के, देवेश चंद्र ठाकुर साहब, जिन्होंने इस को ऑर्गेनाइज़ करने में महती भूमिका निभाई और MIT के बारे में उन्होंने बताया। और MIT के शायद कोई बड़े अधिकारी, फाउंडर मेंबर या कोई गए हुए थे वहाँ, हम लोगों से भी मिले भी थे चेयरमैन साहब के साथ। और जब इनके मोटो के बारे में पता चला तो ये मोटो बहुत अच्छा लगा। आजकल इसकी बड़ी कमी हो रही है, लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, भाई भाई में। और ये पूरे देश से लेजिस्लेटर को इकट्ठा करके, और मैं इसे कहूँ कि ये भागीरथ प्रयास है। भागीरथ प्रयास आप समझती होंगी कि जब गंगा को इस पृथ्वी पे लाना था तो भागीरथ ने कितना प्रयास किया था। तो ये सारे हमारे जो बिखरे हुए मोती हैं, ये पूरे देश से उनको एक जगह इकट्ठा करना, ये बड़ी बात है और ये बड़ी सोच है। और मैं इस सोच को सैल्यूट करता हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ आने के बाद जिस तरह का आतिथ्य हमें मिल रहा है तो मैं अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और MIT को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने वहाँ कॉलेज में पढ़ाया भी है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। और पढ़ाने के दरमियान मैं जब बिहार सहरसा अपने घर जाता था तो हमें लगता था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरी जगह कोई और भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सहरसा का जो पिछड़ापन का दंश है, जो हमारे इलाके में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते हम पिछड़ रहे हैं, तो उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। और मैंने हठात एक दिन नौकरी छोड़ी और पिताजी को कहा कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने सजेस्ट किया कि काम करना चाहते हो तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो। और मैं उसी दिन 2000 ईस्वी में मैंने लालू जी का, राष्ट्रीय जनता दल का हाथ थामा। क्योंकि ये जो वंचित समाज हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, उसके लिए लालू जी और तेजस्वी जी बहुत काम कर रहे हैं। तो मैंने उनका हाथ थामा और उस पर काम करते हुए, और एक समय ऐसा आया कि मैं यूथ विंग में, इनके नेशनल काउंसिल में मैं आया और वहाँ यूथ विंग में मैं सेक्रेटरी बना, नेशनल सेक्रेटरी। फिर मैं मेन विंग में आया। और ये 20 वर्षों के सफ़र में जब मैं 22वें साल में आया तो इन लोगों ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि ये लड़का बहुत दिनों से काम कर रहा है, तो इसको पार्टी का टिकट दो और किसी न किसी मेंबर, या तो MLC बनाओ या MLA बनाओ। तो ये MLA और MLC बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है
कि हमारे काम को पार्टी के लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद जब मुझे पार्टी का टिकट मिला तो टिकट मिलने के बाद जनता ने रिकॉग्नाइज़ किया कि इस व्यक्ति ने 20 वर्षों से मेरे लिए संघर्ष किया है, तो इस संघर्ष की परिणति इसको काउंसिल में भेज करके होनी चाहिए। और मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे काउंसिल में आने का मौका दिया, और बतौर काउंसिलर मतलब लेजिस्लेटर मैं आपके बीच हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, पॉलिटिकल आइडियल मैं राम मनोहर लोहिया को मानता हूँ। लोहिया जी की जो विचारधारा थी, लोहिया जी सर्व समाज की बात करते थे। लोहिया जी की आइडियोलॉजी बहुत कुछ मार्क्सिज्म से भी प्रेरित थी। मार्क्सिज्म से प्रेरित होने के साथ साथ लोहिया जी हमेशा चाहते थे कि समाज में जो नीचे के तबके के लोग हैं, जिनके पास ब्रेड और बटर की समस्या है, उसकी बात की जाए। तो मैं भी उसी आइडियोलॉजी पर चलते हुए, और लोहिया के ही मानने वालों में लालू जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं, तो मैं भी उसी पे चलना चाहता हूं और एक चलने की कोशिश भी कर रहा हूं। और हमें लगता है कि अगर हमारी तो कोशिश बहुत थोड़ी सी कोशिश है, इससे मैं थोड़ी ही कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक जीवन है तब तक मैं उनके लिए लड़ने की कोशिश करूंगा। पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ये, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा सुनता था कि चुनाव में ऐसे पैसे का खेल होता है, ये होता है। तो जब पहली बार टिकट मिला, तो टिकट मिलने के बाद जब मैं मैदान में उतरा तो हमारे सामने वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर की पत्नी हमारे सामने खड़ी थी। लोग कह रहे थे कि उनके पास पैसे बहुत हैं, वो चुनाव में आपको शिकस्त देंगे, वो बड़े लोग हैं, पिछले 4 टर्म और 5 टर्म से एमएलए रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं। मैं बस एक गाड़ी से घूमता था और जनता को मैं यही कहता था कि अगर मुझ में कोई क्वालिटी आपको नज़र आती है तो आप मुझे वोट देना। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को पैसे दूं, पैसे खिलाऊं या पैसे के बदौलत कैंपेन करूं। पूरे कैंपेन में मेरे साथ बस एक ड्राइवर होता था और एक आदमी और होता था। मैं किसी और को भी लेके नहीं जाता था, लेकिन वोटर के बीच में जाता था तो इतना अवश्य कहता था कि आपकी बात जो करे आप चुनाव में उसी को वोट देना। और जिस दिन काउंटिंग था उस दिन मेरे लिए रिजल्ट अमेजिंग नहीं था, क्योंकि मैंने जनता का रुझान पढ़ लिया था। तो ये मेरे लिए, खास करके जिस दिन पोलिंग था उस दिन मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था कि जनता ने मेरी उस बात को समझा। वरना आज के दिनों में लोग मान के चलते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है वो बड़ा डिफरेंट हो गया है, वो जनता को काम में विश्वास नहीं है। तो ये मेरे लिए अनुभव जो था वो बड़ा ही प्रेरणादायक था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो लोग काम करते हैं वो भी जीत सकते हैं, वो भी समाज सेवा का मौका उनको मिल सकता है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली पूरे जर्नी में, मेरा 2 बेटा है, एक हाई स्कूल में है और एक मेरा बेटा एमए में पढ़ रहा है हैदराबाद में, और मेरी पत्नी, हम चारों लोगों ने इस इलेक्शन को प्लान किया था और बहुत ही मॉडर्न तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा। और हर एक परिस्थिति में, जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, जब मेरे पास कोई ऐसी क्राइसिस आती है, फैमिली क्राइसिस, कोई हेल्थ इशू आता है, तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी होती है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यूथ से मैं यही कहना चाहूँगा कि सच जो है, जो सत्य है, आप उस पर डिगे रहिए। और काम कोई ख़राब नहीं होता है, चाहे आपको समाज सेवा का मौका मिले, आपको पॉलिटिक्स करने का मौका मिले, या आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, या जिस फील्ड में भी आप अच्छा करना चाहते हैं, पूरी चुनौती को स्वीकार करने की कोशिश करें, सच को स्वीकार करने की कोशिश। आधे मन से कोई काम ना करें। आपकी अगर इच्छा है कि हम सिविल सर्वेंट बने, तो आप अपने पेरेंट्स से कहो कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता, मुझे डॉक्टर मत बनाइए। और हमें लगता है कि आज के दौर में पेरेंट्स भी बहुत कुछ समझने लगे हैं। मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा
कि यूथ को पॉलिटिक्स में निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि अभी जो हवा चल रही है, ये मैं अपने देश की हवा नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे विश्व की। आप देख लो रूस और यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। तो अभी यूथ को पॉलिटिक्स में आना होगा, और ख़ास करके हमारे देश में जो अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उसमें यूथ की भागीदारी बड़ी बनती है। यूथ के साथ नया सोच है, और आज तो यूथ के पास सारा इतना गजट हो गया है कि यूथ एम्पावर्ड हो गया है। बस यूथ को उस एम्पावरमेंट को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वरना यह देश नहीं बचेगा। और जब तक यूथ नहीं आएंगे, मोहब्बत का पैगाम भी नहीं फैलेगा।